Hello guys, welcome to my channel Biology Believe. Today we will start the chapter Environmental Issue under the topic Greenhouse Effect. And as I already completed the many topics from environmental issue from the previous videos. So if you want to see my video, you can see, or you can see the others video also. So here I made one important diagram which is very important for NEET. You have to learn that number percentage of each greenhouse gases, which is very important. The question may come in these topics generally every years, और इसमें के क्वेश्चन मीन्स डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट टाइप कि इसमें पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है, या फिर किसी भी 4 आपको गैसेस का दे देंगे और पूछेंगे कितना परसेंट किसका होता है. सेकेंड क्वेश्चन इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का पूछा जा सकता है कि इसमें पूछा जा सकता है कि किसका सबसे ज़्यादा है फिर कम है, इसको आपको ऑर्डर में अरेंज करना होगा. और इसके बाद है न्यू टॉपिक, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर द ऑल क्लाइमेटिक एल नीनो इफेक्ट. सेकेंड, how can we control global warming? Third, ozone depletion in the stratosphere. First, bad ozone troposphere. Second, good ozone stratosphere. Third, thickness of ozone is measured by Dobson unit. And fourth is CFC. So coming to the NCERT. As I already told you, I completed that much topic from the NCERT. So I made NCERT diagram in the notebook. And also you have to learn that topic as I already told you. From here I will taught you. Okay, teach you means. अब इसमें ये बोला गया है कि increase in the level of greenhouse gases led to considerably hinting of earth to global warming. means जितना greenhouse gases ज़्यादा होगा उतना global warming ज़्यादा बढ़ेगा. During the past century, the temperature of Earth has increased by 0.6 degree Celsius. मीन्स बहुत सालों पहले की बात है कि टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया था. और साइंटिस्ट believes that temperature is leading to deleterious change in the environmental and resulting in a hot climatic change. अगर टेम्परेचर में चेंजेस आएगा तो इन्वायरमेंट में भी क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगी. जैसे कि इल नीनो इफेक्ट. इल नीनो इफेक्ट ये है कि सी लेवल जो सी रहता है वो वार्म हो जाता है, मीन्स गर्म हो जाता है. thus leading to increase the melting of polar ice cap as well as other places like Himalaya snow caps. इसमें ये बोला गया है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा पोलर और हिमालय दोनों का आइस मेल्ट होगा. Over many years, this result in the rise in sea level that submerge many coastal areas. Means बहुत साल बाद ये हुआ कि सी लेवल बढ़ने लगा, सी का लेवल बढ़ने लगा जिससे लैंड का एरिया डिक्रीज होते गया. अब कम इनटू द दैट पैराग्राफ कि हाउ कैन वी कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग. मीन्स फॉसिल फ्यूल का सबसे कम यूज़ कम करना, जस्ट लाइक पेट्रोल डीजल कोल, इस सब चीज़ का हम यूज़ कम करेंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग वैसे ही कम होगा, क्योंकि ये सब की यूज से CO2 का लेवल बढ़ता है. और सेकेंड, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज. इसमें ये बोला गया है कि हम कैसे अच्छे तरीके से एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं. रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का कम करना, प्लांट का ज़्यादा लगाना और ह्यूमन पॉपुलेशन को ग्रोथ को कम करना. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मच टॉपिक. Okay, coming to the next topic, ozone depletion in the stratosphere. So इसमें लिखा गया है कि ऑलरेडी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ चुका है बेड ओजोन. तो इसमें ये लिखा गया है जो बेड ओजोन है ट्रोपोस्फियर, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा हार्म करता है. गुड ओजोन जो लोअर एटमॉस्फेयर में रहता है और गुड ओजोन वो है जो अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में रहता है, उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं. It act as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. और ये अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है. और जो यूवी रेज है वो हाईली इंजरियस टू
लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो यूवी रेज है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत इंजरी पहुंचाता है, क्योंकि जनरली डीएनए एंड प्रोटीन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इसमें का केमिकल बॉन्ड टूटता है, जैसे कि डीएनए का बेस पेयर टूटना और क्रोमोसोम का चेंज होना, ये सब म्यूटेशन का कारण बनता है। और जो थिकनेस ऑफ द ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ डॉप्सन यूनिट। और जो थिकनेस ऑफ ओजोन है, जो टॉप टू एटमॉस्फेयर, टॉप टू बॉटम मीन्स ग्राउंड में, अगर हम उसको डॉप्सन यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. So that is a keyword you can write on your notebook. That is a keyword may ask in the exam also. So ozone gas is continuously formed by the action of UV rays on molecular oxygen. जो ओजोन गैस है वो कंटिन्यूसली यूवी रेज मॉलिकुलर ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है, एंड ऑल्सो डिग्रेडेड इनटू द मॉलिकुलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, और ज़्यादा डिग्रेड भी होता है, तो इसके कारण हमको बैलेंस करना पड़ता है या प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन को। लेकिन डिग्रेडेशन का कारण सबसे है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो जनरली हमको AC और रेफ्रिजरेटर में देखे जाता है। तो जो CFC डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर मोर अपवर्ड एंड रिच स्ट्रेटोस्फेयर। जो CFC है पहले वो लोअर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वो धीरे धीरे रिच करता है टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो है गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर। So in stratosphere UV rays act on releasing the chlorine atom, और जो स्ट्रेटोस्फीयर में UV रेज है वो क्लोरीन एटम को रिलीज करता है। जो क्लोरीन एटम डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद दिस एटम एक्टिंग मेयरली एज अ कैटलिस्ट। और जो समटाइम ये जो क्लोरीन है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिलीज होता है, पर जनरली ये कैटलिस्ट जैसा भी काम करते हैं। क्लोरीन एटम आर नॉट कंज्यूम्ड बाय इन द रिएक्शन, पर क्लोरीन एटम कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के। हैंस वॉट एवर CFC आर एडेड टू द स्ट्रेटोस्फीयर दे हैव परमानेंट कंटिन्यूस इफेक्ट ऑन द ओजोन लेवल। अगर जितना ज़्यादा क्लोरीन एटम एडेड होगा या CFC स्ट्रेटोस्फीयर में, वो परमानेंटली डैमेज करेगा ओजोन लेवल को। सो गाइस टुडे बस इतना ही, और आगे का टॉपिक कल इसमें स्टार्ट होगा ये टॉपिक। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।